Welcome to Easy Sketchy. Make sketch to remember. You are not gonna forget further once learned by Easy Sketchy, by the grace of God. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोलिफरेटिव चेंजेस। ठीक है, तो पहले हम नॉन प्रोलिफरेटिव पढ़ चुके हैं। प्रोलिफरेशन नाम से पता चल रहा है कि इसमें किसी चीज़ की प्रोलिफरेशन होने वाली है। तो प्रोलिफरेटिव चेंजेस में जो पहली है वो है एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, एपिथेलियम मतलब इसमें एपिथेलियम जो है उसकी प्रोलिफरेशन होने वाली है। ठीक है, तो अब हम वो पढ़ेंगे। हम ये देखते हैं सबसे पहले नॉर्मल जो है हमारे पास वो 2 सेल थिक एपिथेलियम होती है। ठीक है, तो 2 सेल, एक तो ल्यूमिनल साइड पे ठीक है एपिथेलियम होती है सेल की, और दूसरे सेल जो हैं वो उससे पीछे मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये 2 किस्म की। अब हम नॉर्मल देखें, नीचे आपको डक्ट दिखाई गई है। तो क्योंकि मेन स्ट्रक्चर डक्ट और लोब्यूल नहीं है आपके ब्रेस्ट में। ठीक है, तो इसमें जो ये आपको डक्ट दिखाई गई है, देखिए ये 2 इसमें एपिथेलियल सेल्स नजर आ रहे हैं। एक इनसाइड है ल्यूमिनल सेल्स हैं, आउटसाइड आपको मायोएपिथेलियल सेल्स नजर आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया वो हम कब कहेंगे, जब मोर देन 2 सेल्स एपिथेलियम, ठीक है, 2 सेल से ज्यादा एपिथेलियम थिक हो जाए। तो ये आपको एक डायग्राम दिखा रही है, देखिए इसमें आपको कितनी लेयर्स नजर आ रही है सेल्स की। ठीक है, 2 से कहीं ज्यादा है। तो मतलब इसमें क्या हुआ हुआ है, इसमें एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो क्योंकि एपिथेलियम जो है वो डक्ट में भी होती है और लोब्यूल्स में भी होती है। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर में तो मोस्ट कॉमनली ये प्रोलिफरेटिव चेंज आती है, एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। तो पीछे हमने जो पढ़ी है नॉन प्रोलिफरेटिव, उसमें कोई ट्यूमर या कैंसर का कोई रिस्क नहीं होता था, लेकिन इनमें रिस्क होता है। ठीक है, आगे हम वो भी देखते हैं। तो अभी हम इसकी बुक वाली डायग्राम देखते हैं। तो ये बुक की डायग्राम है। इसमें देखें आपको ये जो जहाँ पे अंडरलाइन अभी किया जा रहा है ना, यहाँ से एपिथेलियम प्रोलिफरेट किया है और ल्यूमन भर दिया है। देखें, ठीक है, डक्ट का ल्यूमन जो है वो पूरा फिल हो चुका है सेल से। ठीक है, वो सेल एपिथेलियम प्रोलिफरेट की है और पूरा ल्यूमन जो है वो भर चुका है। और ये जो इसकी प्रोलिफरेशन हुई है ना, वो एपिथेलियम लाइनिंग से हुई है और पेपिला की फॉर्म में हुई है। ठीक है, इसे इंट्राडक्टल पेपिलोमा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपने इसमें याद रखनी है। अभी ये आपको कुछ स्पेसेस भी नजर आ रही है, ये जो हमने ना अभी एरो से अंडरलाइन की है, तो इसे हम कहते हैं फेनेस्ट्रेशंस। ठीक है, ये एपिथेलियम और जो अंदर प्रोलिफरेशन हो चुकी है इन दोनों के दरमियान है, इसे कहते हैं फेनेस्ट्रेशन। और ये ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, इंट्राडक्टल ग्लैंड्स। ठीक है, ये आपको मॉर्फोलॉजी में नजर आएगा। और क्योंकि लोब्यूल, अगर ये जो एपिथेलियल सेल जो हाइपरप्लेजियन का हुआ है, अगर ये डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू से, ठीक है, सिमिलर होंगे तो हम इसे एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया कहेंगे। अगर ये लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है, उससे रलते मिलते होंगे तो हम उसे एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया कहेंगे। तो इनमें रिस्क ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा ज्यादा होता है। ठीक है, ये जो हमने एटिपिकल अभी 2 पढ़े हैं। तो अभी हम इसकी दूसरी चेंज पढ़ने जा रहे हैं, वो स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस। ठीक है, तो इसके 2 वर्ड्स हैं, स्क्लेरोसिस और एडिनोसिस। अब स्क्लेरोसिस का मतलब फाइब्रोसिस। ठीक है, वो इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। एडिनोसिस मतलब ल्यूमिनल स्पेसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें डक्ट्यूल और एसिनाई हैं, और इन ये भी 2 सेल्स थिक एपिथेलियम होती है। ठीक है, ये जो ल्यूमिनल स्पेसेस हैं, ठीक है, जो डक्ट या ग्लैंड है। तो ये डायग्राम आपको दिखाई गई, ये जो अंडरलाइन अभी किए जा रहे हैं ये हैं ग्लैंड। ठीक है, या आप ल्यूमिनल स्पेसेस कह सकते हैं। तो क्योंकि इसमें एडिनोसिस का मतलब ये है कि ग्लैंड जो है वो बढ़ गए हैं। तो ये जो अभी चीज अंडरलाइन की है, ये फाइब्रोसिस हुई है स्ट्रोमा की। ठीक है, फाइब्रोसिस मतलब वही आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बढ़ गई है। तो इसमें एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस होती है। ठीक है, फाइब्रोसिस पीछे